guys, hello, welcome back to our channel. I am Priya. Me Ayushi, together we Priyashi. तो जी आज फिर से हम लोग आ गए हैं आप लोगों के लिए आप लोगों की फेवरेट हॉरर स्टोरी लेकर के। लेकिन ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले ना हम लोग आपको कुछ चीजें बताना चाहते हैं कि आज की जो हॉरर स्टोरी है ना काफी ज्यादा पेचीदा होने वाली है, तो दिमाग पर थोड़ा जोर डालना पड़ेगा। एंड दूसरी चीज की ये स्टोरी काफी ज्यादा लंबी है, तो ये वीडियो 2 पार्ट में आएगी। तो रानी आगे कुछ बताना चाहती हो वीडियो के बारे में? देखो, कहानी अपने आप में इतनी ज्यादा स्पेशल और धुकुर धुकुर करने वाली है ना कि हम लोग को सच में इसके बारे में कोई भी एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कसम से धुकुर धुकुर तो आपका हो ही जाएगा। एंड दूसरी बात, ये भूतिया कहानी होने के साथ साथ एक पारिवारिक रिश्तों की भी कहानी है कि किस तरह जलन के कारण परिवार के ही लोग एक दूसरे के दुश्मन बन बैठते हैं। तो चलिए ज्यादा सस्पेंस नहीं क्रिएट करते हैं, सीधे से वीडियो स्टार्ट करते हैं। पर उससे पहले अपनी अपनी सीट की पेटी बांध लो और कानों में ईयरफोन्स डाल के फोन को कस के पकड़ लो और साथ ही साथ रूम की लाइट्स ऑफ कर लो, क्योंकि आज कहानी में मजा आने वाला है। आज की जो स्टोरी है ना, ये हमारे साथ हमारी एक सब्सक्राइबर ने शेयर की है एंड वो बिहार से बिलोंग करती है। फिलहाल तो वो लोग बिहार में नहीं रहते, उनका नेटिव प्लेस है बिहार। एंड वो बताती है ना कि ये जो घटना है ना जिसके बारे में आज हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे, ये किसी और की नहीं बल्कि हमारे सब्सक्राइबर की ही आप बीती है। तो चलो सबसे पहले अपनी सब्सक्राइबर का नामकरण कर देते हैं। रानी आज बताओ तुम्हारे पसंद का नाम रखा जाएगा? चलो आज रिया नाम रख देते हैं। ठीक है, तो हमारी सब्सक्राइबर का नाम समझ लो रिया। तो रिया ने बताया है ना कि उनकी ये जो आप बीती है ये उनके साथ उनके नानी घर में हुई है, और इस घटना को हुए ज्यादा समय नहीं हुआ। लॉकडाउन जब स्टार्ट हुआ था मार्च अप्रैल, तभी से रिया के साथ ये घटनाएं हो रही हैं और रिया आज भी इन घटनाओं से जूझ रही है। एंड अभी 2 हफ्ते पहले तक रिया ने ये सब चीजों को फील किया है एंड स्टिल उनके पास इसका कोई इलाज नहीं है। वो लोग अभी भी इसके क्योर के लिए इधर उधर भटक रहे हैं। वी तो होप कि रिया को जल्दी से इस प्रॉब्लम का सलूशन मिल जाए। तो सबसे पहले हम लोग रिया के बारे में अच्छे से डिटेल में आप लोगों से बात कर लेते हैं, ताकि आगे आप लोगों को कहानी में कोई भी कंफ्यूजन ना हो। और रिया के साथ जो ये घटना है वो उसके नानी घर में हुई थी, इसीलिए सबसे पहले नानी घर में कौन कौन रहता है वो सब के बारे में आपको हम लोग बता देते हैं। तो रिया की जो मम्मी है ना, वो लोग टोटल 5 भाई बहन है, जिसमें से 2 भाई और 3 बहनें हैं। इसका मतलब रिया के 2 मामा और 2 मौसियां है, और रिया की तो एक मम्मी हो ही गई, कोई कंफ्यूजन नहीं। और रिया की जो बड़ी मौसी है वो अब इस दुनिया में नहीं है। क्यों नहीं है इसके बारे में आगे कहानी में आप लोगों को पता चल ही जाएगा। और साथ ही साथ रिया के नानी घर में उसकी नानी रहती है और नाना जी भी अब रिया के इस दुनिया में नहीं है। हमको पता है, जैसे ही हम आप लोगों से बोले ना कि रिया की मौसी अब इस दुनिया में नहीं है, उसी टाइम आप लोगों के दिमाग में ये चीज क्लिक हो गया होगा कि दीदी आखिर रिया की बड़ी मौसी के साथ ऐसा क्या हुआ है। तो चलो सबसे पहले रिया की बड़ी मौसी के बारे में ही आप लोगों से बता देते हैं। तो ये बात है करीब 20 साल पहले की, जब रिया की बड़ी मौसी की नई नई शादी हुई थी, और शादी के 1-2 महीने बाद से ही रिया के जो बड़ी मौसी के हस्बैंड थे ना, वो उनको टॉर्चर करने लगे थे, यानी कि मारने पीटने लगे थे। और रिया की बड़ी मौसी ना ये सब सह रही थी और ये सब चीज किसी से भी शेयर नहीं कर रही थी। शादी के 6 महीने बाद रिया की बड़ी मौसी प्रेग्नेंट होती है, और प्रेग्नेंट होने के बाद जो रिया की बड़ी मौसी के पति है ना, वो उनपे और ज्यादा टॉर्चर करने लगे। वही नहीं, खासकर उनके सास ससुर भी उनको बोल बोल के टॉर्चर करने लगे कि तुम्हें बेटा ही पैदा होना चाहिए, अगर तुम्हें बेटी पैदा हुई उसके बाद तुम अपना हाल देखना। और रिया की जो बड़ी मौसी थी ना, चुपचाप से ये सारी टॉर्चर को सह रही थी। पूरे 9 महीने रिया की बड़ी मौसी को इतना ज्यादा टॉर्चर किया गया, मेंटली वो इतनी ज्यादा अनस्टेबल हो गई थी ना कि वो अपने में अकेले रहने लगी थी और ना ही किसी से मिलना जुलना चाह रही थी। उनकी हालत बहुत ज्यादा खराब हो गई थी। और 9 महीने बाद पता है क्या होती है, उन्हें एक बेटी पैदा होती है। उसके बाद उनके हस्बैंड तो उनको और ज्यादा मारने लगे, ना ही मानते थे ना ही अपने पत्नी से बात करते थे। एकदम होता है ना कि घर में एक नौकरानी हो, वैसा ट्रीट करते थे। यही सब सिलसिला चलते रहता है और इसी बीच रिया की मम्मी की भी शादी हो जाती है और शादी के 2-3 साल बाद रिया भी पैदा हो जाती है।
जब रिया 3 साल की हो जाती है ना, उसके बाद रिया की मम्मी रिया को लेके नानी घर जाती है और उस टाइम रिया की जो बड़ी मौसी थी वो भी नानी घर आती है। उनके हस्बैंड उनको वहां पर उनकी बेटी के साथ छोड़कर चले जाते हैं। तो उसी शाम क्या प्रोग्राम बनता है ना कि आज घर में तो मछली बनेगा और रिया की जो बड़ी मौसी है ना, उन्हें मछली बहुत ज्यादा पसंद थी और रिया के जो पापा है वो मछली बहुत अच्छा बनाते थे। तो ये डिसाइड होता है कि रिया के जो पापा है आज वो मछली बनाएंगे। तो उनके घर में उस दिन काफी 3.5 kg मछली भी आता है और रिया के पापा जब मछली को बनाने से पहले मछली फ्राई कर रहे थे ना, उसी टाइम में रिया की जो बड़ी मौसी है ना, इतने चाव से फ्राई मछली खा रही थी। फ्राई फिश को खाते खाते कब 3 किलो मछली खा गई, रिया की बड़ी मौसी को पता भी नहीं चला। अब यहाँ पर रिया की जो नानी है ना, बड़ी मौसी को डांटने लगी कि अरे तुम सारा मछली खा गई, तो मछली हम लोग बनाएंगे क्या। और देखो यार, दामाद जी घर में आए, एक तो ये इतना मेहनत करके मछली बनाए और तुम सारा मछली खा गई, अब वो क्या खाएंगे। अब यहाँ पर रिया की बड़ी मौसी बोलने लगी, मम्मी हम क्या करें, इतना अच्छा मछली था, और ना बहुत ज्यादा चिल्लाने लगी। तब यहाँ पर रिया के पापा अपनी सासू माँ को बोलते हैं कि कोई नहीं माँ जी, दीदी को हम रोज रोज थोड़ी मछली खिलाते हैं, आज इतने दिन बाद आए और दीदी को मेरे हाथ का मछली पसंद आया तो उन्हें अच्छे से खा लेने दीजिए, वो खा ली, समझो हम खा लिए। इसके बाद क्या होता है, रिया की मौसी पेट भर मछली खा के वही आंगन में खटिया लगा के सो गई। 2 मिनट के अंदर ना उन्हें अजीब सा लगने लगा और तुरंत से वो वहीं पर उल्टी करने लगी और वो उल्टी करते करते वहीं पर ऐसे घुल्टी मारी, वो खटिया से नीचे जमीन पे गिर के वहीं पर उल्टी करते करते बेहोश हो गई। इसके बाद रिया के पापा ने जल्दी से डॉक्टर को बुलाया और डॉक्टर जैसे ही घर आए और रिया की बड़ी मौसी की उल्टी देखी और वो उल्टी देख के ही बता दिए कि अरे इसे तो जहर दिया गया है, इसे जहर दे के मारा गया है, उल्टी देख के ही पता चल रहा है। अब यहाँ पर सारे लोग शॉक हो गए। अब घर वालों को ना बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर जहर आया कहाँ से। कहीं मछली में तो जहर नहीं था, पर उस मछली की 1-2 पीस तो रिया के पापा ने भी खाई थी, पर रिया के पापा तो बिल्कुल स्वस्थ थे। उसके बाद सबने दिमाग लगाया, चीजों को याद करने की कोशिश की। तब रिया की मम्मी को याद आता है ना कि जब रिया की मौसी अपने मायके आई थी अपने पति के साथ उसी दोपहर, उस टाइम ना जाने से पहले रिया के जो मौसा जी थे उन्होंने उसकी बड़ी मौसी को इंजेक्शन लगाया था और ये कहकर इंजेक्शन लगाया था ना कि इसकी तबीयत आजकल बहुत खराब रहती है ना, इसीलिए बुखार ना हो, उल्टी ना हो, तो वो इंजेक्शन लगा करके जा रहे हैं। अब सबको समझ में आ गया था कि वहां पर उन्होंने दवा वाली इंजेक्शन नहीं बल्कि जहर वाली इंजेक्शन लगाई थी, पर अभी तक ना कोई भी ठोस सबूत नहीं था। तो होता क्या है ना, रात भर तो उनकी डेड बॉडी को घर पर रखा जाता है, अगली सुबह सारे क्रियाक्रम किए जाते हैं, उनके ससुराल में कॉल किया जाता है, कॉल करके उनके पति को कहा जाता है कि आप गांव पर आ जाओ, हमने सारे रस्म कर दिए हैं, बस आपको आकर इन्हें मुखाग्नि देनी है। वहां पर ना रिया के मौसा जी ने साफ साफ मना कर दिया मुखाग्नि देने से और उन्होंने कहा कि ये आपके घर की बेटी है, जो करना है आप करो, मेरा इससे कोई रिश्ता नहीं है। यहाँ पर ना वो शक अब सच्चाई में बदल चुका था। जो अभी तक डाउट था ना कि वो जहर शायद रिया के मौसा जी ने दिए थे, वो जहर उन्हीं ने दिया था ताकि मौसी अपने ससुराल में न मरे, अपने मायके में मरे और कोई भी मौसा जी के ऊपर या उनके परिवार वालों के ऊपर शक नहीं करे। यहाँ पर रिया के नाना जी ने ही अपनी बड़ी बेटी को मुखाग्नि दी और सबने बात को दबा दिया क्योंकि जो रिया की छोटी वाली मौसी थी ना अभी भी कुंवारी थी। अगर गांव में एक बार बदनामी हो जाती ना तो छोटी बेटी के शादी में बहुत दिक्कतें आती। तो यहाँ तो आप लोगों ने जान लिया कि आखिर रिया की बड़ी मौसी की डेथ कैसे हुई एंड उनकी पूरी लाइफ कितनी ज्यादा ट्रेजेडी भरी थी। तो चलो इस घटना को ना भी यहीं पर फुल स्टॉप लगा देते हैं। इसके बाद क्या हुआ, रिया की मौसी, रिया के मामा, सबकी शादी हो गई एंड बात करते हैं अब हम लोग मार्च 2020 के बारे में। उस वक्त क्या हुआ था, जो रिया के सबसे छोटे मामा है वो एक्चुअली बैंगलोर में रहते हैं, वहीं पर जॉब करते हैं एंड उनको जब एक छोटा बेबी बॉय हुआ था ना, उस टाइम पर छठी करने के लिए या पार्टी करने के लिए किसी कारणवश वो लोग अपने गांव नहीं आ सके थे। तो जब उस बच्चे का फर्स्ट बर्थडे आता है ना तो मामा, मामी, नानी सभी ने सोचा कि क्यों ना फर्स्ट बर्थडे पूरे गांव में धूमधाम से सेलिब्रेट किया जाए। यहाँ पर रिया की फैमिली, रिया की छोटी मौसी की फैमिली, सभी लोग गांव में जाते हैं उस छोटे बच्चे का बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए एंड उसी दौरान लॉकडाउन लग जाता है
एंड सारे लोग पूरे लॉकडाउन में ना नानी घर में ही फंस जाते हैं। तो चलो अब थोड़ा सा ना रिया के पर्सनल प्रोफाइल पर बात करते हैं। हमारी रिया मॉडलिंग करती है, वेट लिफ्टिंग करती है एंड बहुत सारे एडवर्टीजमेंट कैंपेन का भी हिस्सा रह चुकी है। एंड उसके बाल, ओ माय गॉड, उसके बाल ना कमर से भी ज्यादा नीचे तक है। तो रिया बताती है ना कि पता है दीदी, आज तक ना इतने ज्यादा लंबे टाइम तक ना हम कभी गांव में नहीं रहे। तो गांव में नेटवर्क मिलता नहीं है ढंग से, मतलब अगर आपको फोन भी चलाना है तो छत पर चढ़ के जाओ। बस इंटरनेट और टिकटॉक का सहारा था, उस टाइम पर टिकटॉक चलता था। तो रिया बताती थी कि क्या होता था ना, मोस्ट ऑफ द टाइम वो और उसकी मौसी की बेटियां मिलकर के छत पर टिकटॉक बनाया करती थी। एंड उनके नानी घर का जो छत है ना, वहां पर एक कमरा है, जो कमरा उसकी बड़ी मौसी का हुआ करता था शादी से पहले। तो रिया बताती है कि हम लोग मोस्ट ऑफ द टाइम उसी कमरे में बैठा करते थे, क्योंकि शाम हो जाती थी तो छत पर मच्छर काटने लगते थे। तो रिया ने बताया ना कि जब तक वो गांव में थी, उसके रात का रूटीन क्या हुआ करता था कि वो छत पर जाती थी, फोन लगाती थी, अपने दोस्तों से बात किया करती थी, देन आकर के रूम में सोया करती थी। तो एक रात की बात है, रात के करीबन 9 या 10 बज रहे थे। रिया गई थी वहां पर छत पर बात करने के लिए अपने किसी फ्रेंड से। तो रिया बात कर रही होती है, ठीक है। बात करते करते अचानक से नेटवर्क इशू होता है एंड फोन कट जाता है। दोबारा फोन आता है एंड रिया कॉल रिसीव करती है, अगेन बात करना चालू कर देती है। तो जब वो टहल करके टर्न करती है ना, तो उसने रूम में क्या देखा, मौसी वाले रूम में, कि एक औरत बैठी हुई है। उसने ना लाल चटक कलर की साड़ी पहन रखी थी, उसके बाल खुले हुए थे एंड उन्होंने ना ऑरेंज कलर के सिंदूर से अपनी पूरी मांग भर रखी थी, मानो कोई नई नवेली दुल्हन हो। बड़ी बड़ी लाल बिंदी लगा के रखी हुई थी, कानों में बड़े बड़े सोने के झुमके थे, नाक का भी पहन रखा था। एंड रिया जब उनको देखती है ना, तो देखती है कि वो पलंग पर चुपचाप से बैठी हुई थी और खिड़की से ही रिया को देख करके माइल्ड सी स्माइल दे रही थी। तो रिया ने ना ध्यान नहीं दिया। ध्यान नहीं देने का 2 रीजन था। पहला रीजन ये था कि रिया बात करने में बिजी थी, तो उसका ज्यादा ध्यान नहीं गया। एंड दूसरा रीजन ये था कि गांव के लोग ना अक्सर उसके घर में आया करते थे अनाज वनाज ले जाने के लिए। तो रिया ने सोचा कोई लेडी होगी, रात में आई होगी अनाज ले जाने के लिए, तो रिया ने उसको इग्नोर कर दिया। उसके बाद रिया वापस से टहल टहल के बात करने लगी। उसके बाद जैसे ही रिया टर्न करती है ना, वो क्या देखती है कि वो औरत रिया के ऐसे फेस पर आकर के खड़ी है एंड रिया चौंक जाती है। अभी तक ना रिया को कुछ भी अटपटा नहीं लगता है। रिया उसके बाद उस औरत से ऐसे हटती है, लेकिन हटती है पार होने के लिए। वो औरत भी रिया के सामने आ जाती है। उसके बाद रिया कान से फोन हटाती है। फोन हटा के वो बोलती है कि क्या हुआ, कुछ चाहिए क्या? तो वो औरत कुछ नहीं बोलती है। वो औरत स्टिल रिया को देखे जा रही थी और माइल्ड सी स्माइल किए जा रही थी। रिया को क्या लगता है कि शायद ना उन्हें रिया की भाषा नहीं समझ में आ रही है, क्योंकि रिया के गांव के लोग मगही भाषा बोलते थे। रिया को वो भाषा समझ आती थी पर उसे बोलना नहीं आता था। उसके बाद रिया ने सोचा कि शायद नानी को जाकर के बोलते हैं, क्योंकि ये औरत मेरी भाषा नहीं समझ रही है, मे बी इसको कोई काम है। उसके बाद रिया बगल से निकल जाती है और निकल करके सीधे नीचे चली जाती है। नीचे आने के बाद वो लोग डिनर विनर करते हैं और उस बीच रिया भूल जाती है कि उसे नानी को बताना था कि उसने ऊपर एक औरत को देखा था। यहाँ पर ना बात आई गई हो जाती है, क्योंकि रिया के घर में ना ये बहुत कॉमन था कि बाहर के लोग आते थे, अनाज ढोते थे या फिर अनाज घर से बाहर की ओर ले जाते थे। 3-4 दिनों के बाद की बात है ना रानी, दोपहर के करीबन 1 या 2 बज रहे थे। रिया ने जस्ट बात लिया था एंड बात लेने के बाद वो फट से छत पे भाग रही थी टिकटॉक बनाने के लिए, क्योंकि एक टिकटॉक ही सहारा था भाई लॉकडाउन में सबका। तो उस टाइम ना रिया के जो लंबे लंबे बाल थे वो अभी तक गीले थे और वो अभी तक सूखे नहीं थे। रिया ने ब्लैक कलर की सूट पहनी थी, क्योंकि उसको टिकटॉक बनाना था जैसा कि हमने कहा, और वो फुल ऑन मेकअप में थी। तो रिया भाग करके छत पर चली जाती है टिकटॉक बनाने के लिए। जब वो छत पर जाती है तो वो क्या देखती है कि वो औरत स्टिल रूम में बैठी हुई है। तो रिया सोचती है कि ये आज फिर से क्यों आ गई। उसके बाद रिया उसको इग्नोर करती है। रिया सोचती है इससे बात करके कोई फायदा नहीं है, ये चुपचाप मेरे को घूर घूर के हंसेगी, क्योंकि इसे मेरी भाषा तो समझ में आती नहीं है। यहाँ पर ना रिया ने काफी ज्यादा कोशिश की कि वो उस औरत को इग्नोर कर दे, पर इग्नोर कर ही नहीं पा रही थी, क्योंकि अक्सर होता है यार, आप जब वीडियो बनाओ, टिकटॉक बनाओ या रील बनाओ एंड कोई बंदा आपको घूरे ना, तो फिर वो फीलिंग निकल नहीं पाती है। रिया उसके पास जाती है, रिया जाकर के बोलती है कि आपको कुछ काम है क्या? वो औरत कुछ बोलती ही नहीं है। उसके बाद रिया सोचती है कि शायद इसको हिंदी नहीं आती है, अब हम कैसे इससे कम्युनिकेट करें। अभी रिया बोल ही रही होती है कि आंटी आपको क्या काम है, कुछ काम है क्या? तब तक वो क्या बोलती है ना, बेटा तुम्हारी मौसी है। तो रिया बोलती है कि हाँ, गांव में तो जितनी औरतें हैं सारी मेरी मौसी है। तो बोलती है कि नहीं, मेरे को मौसी बोलो। तो रिया बोलती है हाँ मौसी। फिर बोलती है नहीं बेटा, मेरे को फिर से मौसी बोलो।
तो रिया ना आउट ऑफ फ्रस्ट्रेशन बोलती है कि हाँ मौसी बताइए ना आपको क्या काम है। जब रिया उसको मौसी बोल रही थी ना, वो औरत इतना खिलखिला के हंस रही थी, इतना खिलखिला के हंस रही थी। रिया सोचती है ये पागल है क्या, इसको कोई प्रॉब्लम है क्या। उसके बाद रिया फिर से उससे बोलती है कि मौसी आपको क्या काम है। अब यहाँ पर रिया को पता चल गया था कि इसको हिंदी आती है, तो रिया चाह रही थी कि वो औरत बताए उसको क्या काम है, वो काम करके नीचे जाए, लेकिन वो औरत कुछ कहे ही ना। हर बार एक ही रट लगाई थी, मौसी बोलो ना, मौसी बोलो ना। और जब जब रिया मौसी बोलती थी वो खिलखिला के हंसती थी। अब रिया को क्या लगता है ये जरूर पागल है या फिर कोई चोर है। रिया उसको क्या बोलती है, तुम चोर हो ना, रुको अभी हम नानी के पास जाते हैं, उनको बताते हैं कि चोर ऊपर आ गया है। एंड उसके बाद रिया रूम से फटाक से भागती है एंड सीढ़ियों से उतरने लगती है। जैसे ही रिया बीच सीढ़ी पर पहुंचती है ना, वो क्या देखती है कि उसका जो सीढ़ी था ना, उसके ऊपर ही वो कमरा हुआ करता था एंड कमरे में गोल सा वेंटिलेटर था। वो वेंटिलेटर ना काफी ज्यादा कंजस्टेड एंड कॉम्पैक्ट था, जैसा कि हम सबके घर में वेंटिलेटर्स काफी ज्यादा छोटे होते हैं। तो वो जो औरत थी जो कि लाल साड़ी पहने हुए थी, वो ना वेंटिलेटर से अपना पैर निकाली थी, लाइक ऐसे। एंड वो ऐसे ऐसे रिया के फेस के पास अपना पैर झुला रही थी। यहाँ पर रिया को लगा नहीं भाई ये कोई नॉर्मल औरत नहीं है। एक तो इतना सज करके दिन दहाड़े या रात भर कोई औरत नहीं चलती है, ऊपर से उस वेंटिलेटर में कोई इंसान नहीं घुस सकता। अब रिया ना चुपचाप से अपनी दुम दबा करके उल्टे पांव छत पर भागती है। जब रिया ऊपर छत पर भागती है ना, तो वो क्या देखती है, वो औरत भी रूम से निकल करके रिया की ओर बढ़ने लगती है। यहाँ पर अब रिया का कलेजा ना धुकुर धुकुर करने लग गया था। अब यहाँ पर वो लेडी रिया के सामने आते जा रही थी। अब रिया को समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर हम जाए तो जाए कहाँ, क्योंकि बस एक खुला छत था। तब रिया को पीछे दिखाई देता है एक रामनवमी का हनुमान जी का झंडा। तब रिया ने आओ देखा न ताओ दौड़ के गई और उस झंडे को ऐसे कस के पकड़ ली। और उस बांस के झंडे में बहुत सारा सिंदूर लगा हुआ था ऑरेंज कलर का। तो रिया ने यहाँ पर अपना दिमाग दौड़ाया। उसने क्या किया कि हल्का सा सिंदूर अपने हाथ में खखोर के ले लिया, ना ऐसे पोंछ के ले लिया और उस लेडी को बोला कि अगर तुम मेरे पास आओगी तो हम ये सिंदूर तुम्हारे ऊपर फेंक देंगे। तब जाके वहाँ पर वो लेडी रुक गई। अब यहाँ पर रिया ने कैसे कैसे करके हिम्मत जुटाया और हिम्मत जुटा के उस औरत से पूछा कि सच सच बताओ कि तुम कौन हो। अब यहाँ पर वो औरत बोली कि बेटा हम तुम्हारी मौसी है। अब रिया को लगा कि कहीं ये मौसी वो मौसी की तो बात नहीं कर रही जो कि अब इस दुनिया में नहीं है। फिर भी रिया ने हिम्मत जुटा के बोला कि तुम झूठ बोल रही है कि तुम मेरी मौसी है, तुम सच सच बताओ तुम कौन हो, नहीं तो ये सिंदूर हम तुम्हारे ऊपर फेंक देंगे, उसके बाद तुम खत्म हो जाओगी। इसके बाद उस औरत ने कहा कि बेटा हम तुम्हारी फलाना मौसी है, यानी कि अपना रियल नाम। अब इसके बाद जैसे ही वो औरत अपना आइडेंटिटी रिवील करती है ना, रिया ने हमें बताया कि दीदी उसके बाद उस औरत की जो आवाज थी वो इको करने लगी। रिया ने बोला कि मौसी तुम यहाँ पर क्यों आई हो, तुमको मेरे से क्या काम है। तब यहाँ पर वो मौसी बोलती है कि बेटा तुम ना मेरी बेटी जैसा मत बनना। अब यहाँ पर वो कंफ्यूज हो गई कि ये मौसी ऐसा क्यों बोल रही है कि मेरी बेटी जैसा मत बनना। तब यहाँ पर रिया ने हमें बताया कि रिया की जो बड़ी मौसी है उनकी जो बेटी, जिनके कारण उनके पति उनको बहुत ज्यादा टॉर्चर करते थे, और आपको तो पता ही ना कि बेटी के पैदा होने के कुछ सालों बाद ही रिया की बड़ी मौसी इस दुनिया से चली गई थी। उसके बाद एक माँ का साया उस बेटी के ऊपर नहीं था, तो होता है ना कि थोड़ा उस उम्र में वो बहक गई थी और बहकने के कारण बहुत सारी गलत काम भी कर चुकी थी। इसी कारण रिया की बड़ी मौसी आके रिया को ये वार्निंग दे रही थी कि बेटा तुम इस दुनिया में सारे काम करना लेकिन मेरी बेटी जैसा काम मत करना। ये बोलते ही रिया की मौसी ना फूट फूट के वहीं पर रिया के सामने रोने लगी। अब रिया भी यहाँ पर थोड़ा सा सेंटी हो जाती है, अपनी मौसी के बातों में आके बोलती है कि कोई बात नहीं मौसी, हम भी तो आपकी बेटी की तरह है ना, हम आपकी बेटी के जैसा कोई भी गलत कदम पे नहीं चलेंगे। इसके बाद रिया की बड़ी मौसी क्या बोलती है ना रिया को कि देखो बेटा रिया, हम ना तुमसे यहाँ पर हमेशा मिलेंगे और तुम्हारा ना हर काम में हेल्प किया करेंगे, तो तुम ना नीचे जाके किसी को ये मत बताना ना कि तुमको हम दिखाई देते हैं। अब यहाँ पर भी ना रिया थोड़ा सा मौसी के जाल में फंस चुकी थी। उसको ना ये सब ना कोई रियल वर्ल्ड से ना अलग ही लग रहा था, बहुत ही फैसिनेटिंग।
अब यहाँ पर ना उसको याद आ रहा था वो भूतनाथ की मूवी कि कैसे भूत एक दोस्त बन जाता है और हर प्रॉब्लम से वो निकाल लेता है। रिया नीचे जाकर किसी को कुछ नहीं बताती है, जैसा कि उसने मौसी के साथ प्रॉमिस किया था। लेकिन हाँ, यहाँ पर रानी तुम एक चीज बताना भूल गई। मौसी ने रिया को ये भी कहा था कि जिस दिन तुम बता दोगी ना कि हम तुमको दिखते हैं, उस दिन हम तुमको जान से मार देंगे। तो इस बात का भी रिया को डर था और रिया सोची थी कि मौसी तो कुछ बिगाड़ नहीं रही है, तुम क्यों बताएंगे किसी को। तो उसके बाद से ना अगले दिन फिर से रिया छत पर जाती है, रिया मौसी का वेट करती है। पर अगले दिन ना सुबह मौसी रिया को दिखती है ना शाम में दिखती है। 2-3 दिन और रिया वेट करती है, लेकिन मौसी का कोई अता पता नहीं था। तो रिया भी सोचती है कि नहीं, मौसी ने मेरे को प्रॉमिस किया था ना कि जब भी हम प्रॉब्लम में होंगे तो मौसी आएगी, तो मौसी डेली क्यों आएगी, जब हम मौसी को चाहेंगे मन से तो मौसी आ जाएगी। एंड उसके बाद क्या होता है, एक दिन की बात है, दोपहर का समय था। तो रिया एंड उसके कजिन्स मिल करके ना मैगी बना रहे थे। तो मैगी वैगी खाने के बाद सारे लोग दोपहर में अपने कमरे में जा जाकर सो गए थे। तो जब दोपहर में रिया सो रही थी ना, तो उस समय रिया को सपने में उसके नाना जी दिखाई देते हैं। रिया ने बताया कि नाना जी के डेथ को इतने साल हो गए हैं ना दीदी, लेकिन आज तक मेरे को नाना जी का सपना नहीं आया था, पर उस टाइम मेरे को नाना जी का सपना आया है। एंड सपने में रिया क्या देखती है, वही मैगी वाला सीन कि रिया मैगी बना रही है। एंड मैगी बनाने के बाद रिया बाहर जाती है कचड़े में मैगी का रैपर फेंकने, वहां पर उसको नाना जी दिखते हैं। एंड रिया अपने नाना जी से काफी ज्यादा अटैच थी। सपने में नाना जी को देखते ही रिया ना दौड़ने लगी नाना जी के पास जाने को। तो जैसे ही नाना जी देखते हैं कि रिया उनके पास भाग करके आ रही है, नाना जी रिया को वहीं रोक देते हैं कि ठहरो वहीं पर, मेरे पास मत आना। रिया रो रो कर कहने लगती है कि नाना जी प्लीज मुझे अपने पास आने दीजिए। फिर भी नाना जी रिया को अपने पास नहीं आने देते हैं। लेकिन वहां पर नाना जी रिया से क्या पूछते हैं कि अच्छा रिया, मुझे ये बताओ कि तुम मेरे से कुछ छुपा रही हो क्या। रिया सोचती है कि नाना जी किस बारे में बात कर रहे हैं। रिया बोलती है नहीं नाना जी, मैं तो कुछ भी नहीं छुपा रही आपसे। तो नाना जी बोलते हैं कि देख बेटा, झूठ मत बोल, मेरे को पता है इस घर में क्या होता है क्या नहीं होता है, तो तू मुझसे कुछ नहीं छिपा सकती है। रिया को यहाँ पर पता चल गया था कि नाना जी किस बारे में पूछ रहे हैं, पर रिया ने जैसा कि मौसी से वादा किया था ना कि वो किसी को नहीं बताएगी, वो स्टिल नाना जी को कुछ नहीं बताती है। फिर यहाँ पर ना नाना जी डायरेक्टली रिया से सपने में पूछते हैं कि रिया, तू अपनी मौसी से मिल रही है क्या। यहाँ पर रिया बोलती है नहीं नाना जी, मैं तो किसी से नहीं मिल रही हूँ। उसके बाद नाना जी ना गुस्से से रिया से बोलते हैं कि तुझे अपनी मौसी पे भरोसा है कि मेरे पे भरोसा है, वो एक मरी हुई औरत है, वो तुझे नुकसान पहुंचाना चाहती है। रिया यहाँ पर ना नाना जी से बहस करने लगी। वो बोलती है कि मरे हुए तो आप भी है, तो आप भी मुझे नुकसान पहुंचा सकते हो ना। तो रिया के नाना जी बोलते हैं अच्छा ठीक है, अगर तू मुझे नहीं बताना चाहती तो मत बता, पर तुझे ना अपनी माँ को सारा कुछ बता देना चाहिए। तो तू एक काम कर, अभी उठ, उसके पास जा और अपनी माँ को सारा सच बता। तो आपको क्या लगता है कि रिया की जो नाना जी है, आखिर उसके सपने में आके क्या बताने की कोशिश कर रहे थे, और नाना जी के अकॉर्डिंग रिया की जो बड़ी मौसी है वो रिया को नुकसान पहुंचाना चाहती थी। वो आखिर ऐसा क्यों करना चाहती थी, और क्या नाना जी के बोलने के बाद रिया जाके अपनी मम्मी को सारी सच्चाई बताती है। और आपको क्या लगता है यहाँ पर कौन सही है, नाना जी सही है या मौसी सही है। आगे की कहानी जानने के लिए वेट करिए इस वीडियो के पार्ट 2 का। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, पर उससे पहले इस वीडियो को लाइक कर देना, और अगर आप हमारे फैमिली में नए हो और ये फेस पहली बार देख रहे हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना। कमेंट करके हमें बताना कि आखिर आपको क्या लगता है कि आगे क्या हुआ होगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय।